गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में 11th क्लास के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का स्वागत है। और अपन चर्चा कर रहे थे जो हमारा अध्याय 5वां है विधायिका, उसके बारे में हमने चर्चा की कि विधायिका की क्यों आवश्यकता, उसके बारे में चर्चा की। सब फिर विधायिका के अंदर जो 2 सदन है या संसद के 2 सदनों की क्यों आवश्यकता पड़ी, उसके बारे में हमने चर्चा की। और अब 2 सदनों के अंतर्गत विधायिका के जो 2 सदन हैं उसके अंतर्गत जो 2 सदनों में से जो राज्यसभा है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। विधायिका के 2 सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। इसके अंदर हम सर्वप्रथम राज्यसभा के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो भारत के अंदर जो विधायिका है उसके 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। हमने ये तो चर्चा कर ली थी कि विधायिका के राज्यों के अंदर भी संविधान निर्माताओं ने क्या किया था, व्यवस्था की थी कि कोई राज्य चाहे तो 1 सदन रख सकता है और चाहे 2 सदन रख सकता है, परंतु पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रीय विधायिका है जिसको हम संसद कहते हैं उसमें 2 सदनों की व्यवस्था की। दोनों सदनों के नाम है राज्यसभा, दूसरे सदन का नाम है लोकसभा। राज्यसभा जो सदन है सर्वप्रथम उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग होता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है, प्रत्यक्ष विधि से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। हर राज्य के लोग क्या करते हैं, अपनी जो विधानसभा उसके सदस्यों का निर्वाचन वहाँ की जनता करती है। वयस्क मताधिकार के आधार पे जो वयस्क व्यक्ति होते हैं अपने मत का प्रयोग करके विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनके चुनते हैं। और जो विधायक होते हैं वो क्या करते हैं, आगे चल करके राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। फिर राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो राज्य जैसे राजस्थान राज्य विधानसभा है, इसके सदस्य क्या करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। तो फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। इसको दूसरा सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को। और द्वितीय सदन या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांत प्रयोग में लाया जाता है कि राज्यसभा के अंदर जो प्रतिनिधित्व है किस राज्य जो राज्य हैं उन राज्यों को किस आधार पर प्रतिनिधित्व की दिया जाता है। एक तो होता है कि चाहे वो बड़ा है राज्य चाहे छोटा है, जैसे भारत के अंदर चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, सबको जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे उसको राज्यसभा की ज़्यादा सीटें प्रदान की गई है, जिस राज्य की जनसंख्या कम है उसको कम सीटें प्रदान की गई है। परंतु अमेरिका जैसे देश के अंदर वहाँ पे दूसरा जो सदन द्वितीय सदन है राज्यसभा के समान ही वहाँ पे सीनेट है। वहाँ पे चाहे राज्य छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे जनसंख्या कम है चाहे उसकी ज़्यादा है, उससे कोई अर्थ नहीं है, बल्कि वहाँ पे प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। मतलब समान सीटें प्रदान की गई। प्रत्येक राज्य से वहाँ पर 2 सदस्य चुन के आएंगे, चाहे वो राज्य छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे उसकी जनसंख्या कम है चाहे उसकी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से 2 हमारे यहाँ पे जनसंख्या के आधार को रखा गया है। दूसरा जो सिद्धांत है कि जिस राज्य की ज़्यादा जनसंख्या है उसको ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा राज्यसभा में, जिस राज्य की जनसंख्या कम है उसको प्रतिनिधित्व कम मिलेगा। चाहे बशर्त वो क्षेत्रफल में बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। यदि उसकी जनसंख्या ज़्यादा उसको प्रतिनिधित्व ज़्यादा, जिसकी जनसंख्या कम है उसको प्रतिनिधित्व कम सीटें मिलती हैं। तो जो द्वितीय सदन है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के तौर पे 2 सिद्धांतों को प्रयोग में लाया जा सकता है। एक तरीका तो यह है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आधार पर जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व प्रदान करें। इसका अर्थ ये निकलता क्या आता है, मैंने अभी बताया, चाहे राज्य छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे जनसंख्या कम है ज़्यादा है, सबको बराबर सीटें प्रदान कीजिए।
एक तो ये है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने का जो मेथड है, चाहे जो विधि है और चाहे जो सिद्धांत है, वो एक तो ये है। दूसरा है दूसरा जो तरीका काम में लिया जाता है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का, वो है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में समान प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया जाता है। द्वितीय सदन में ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज़्यादा और कम जनसंख्या वाले को कम प्रतिनिधित्व है। मतलब दूसरा जो तरीका है ना राज्यसभा में, वो साधारण तौर पे हम जनसंख्या के आधार पर समझ सकते हैं। वैसे चाहे राज्य क्षेत्रफल में बड़ा है छोटा, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस राज्य की ज़्यादा जनसंख्या है उसको ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, ज़्यादा सीटें प्रदान की जाएंगी, और जिस राज्य की जनसंख्या कम है उसको कम प्रतिनिधित्व राज्य में प्रदान किया जाएगा। ये भारत के अंदर राज्यसभा में व्यवस्था की गई है, अमेरिका की तरह नहीं की गई। यहाँ पे जनसंख्या के, अमेरिका के अंदर जनसंख्या को और न क्षेत्र को, दोनों को आधार नहीं रखा गया, बल्कि जितने भी राज्य हैं वहाँ पे 50 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य को 2 सीटें प्रदान की गई कि वो सीनेट के अंदर जो वहाँ पे राज्यसभा का ही के अनुसार ही सीनेट है, वहाँ पे जो राज्यसभा के समतुल्य ही है, वहाँ पे सीनेट कहा जाता है, हम राज्यसभा कहते हैं। तो वहाँ पे प्रत्येक राज्य को 2 सीटें भेजने का अधिकार है, और हमारे यहाँ पर 2 सीटें न करके और यहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में उनको सीटें प्रदान की गई है। जिस राज्य की ज़्यादा जनसंख्या है उसको ज़्यादा, और जिसकी कम है उसको कम प्रदान। अमेरिका के अंदर भी जो दूसरा सदन है सीनेट के नाम से जाना जाता है, हमारे यहाँ पर राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। सभी राज्यों में समानता स्थापित की गई है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर, इसका अर्थ ये भी, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा हो, सबको बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। वो अमेरिका वाले की बात कर रहा हूँ। हमारी राज्यसभा के, हमारी राज्य जो हमारे भारत के अंदर जो राज्यसभा, इसके लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व है जो प्रणाली है, इस तरीके से अलग अपनाया गया है हमारे यहाँ पर। या हमारे वहाँ पे समान प्रतिनिधित्व, हमारे जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया, तो उससे अलग अपनाया गया है। अमेरिका की जो प्रतिनिधित्व प्रणाली उससे अलग अपनाया गया है। संविधान की 4थी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई। हमारे संविधान के अंदर अनुसूचियाँ हैं ना, 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान के अंदर, मूल में 8 थी, जिनमें से 4थी अनुसूची के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि जो प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है कि 4थी अनुसूची में कि किस राज्य में से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होकर के आएंगे। ये हमारी 4थी अनुसूची के अंदर प्रत्येक राज्य के लिए व्यवस्था की गई है, उसके लिए राज्यसभा की निश्चित सीटें कर दी गई है। ये हमारी 4थी अनुसूची के अंदर ये व्यवस्था की गई है। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान ही प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें ना, तो हमारे यहाँ पे गलत असर पड़ेगा। कैसे? देखो, उदाहरण तो ले सकते हैं कि 19 पॉइंट मतलब लगभग 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश अकेले की 20 करोड़ की जनसंख्या है। और जैसे फिर हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम के अंदर 6 करोड़ के आसपास लोग हैं। यदि अमेरिका वाली फॉर्मूला अपनाएंगे तो 20 करोड़ जनसंख्या को भी 2 ही व्यक्ति प्राप्त होंगे, और 6 करोड़ को भी वही 2, सिक्किम वाले को भी 2 ही व्यक्ति प्राप्त, 2 सीटें मिलेंगी राज्यसभा में। उत्तर प्रदेश वाले को भी 2 ही मिलेगी। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर जनसंख्या को आधार रखा गया कि जिस राज्य की जनसंख्या है उसको ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा राज्यसभा में, जिसकी जनसंख्या कम है उसको कम प्रतिनिधित्व। इसलिए अमेरिका से अलग तरीके को हमने जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए सीट राज्यसभा के अंदर प्रतिनिधित्व प्रदान किया है भारत के अंदर। तो इस कारण से देखो, उत्तर प्रदेश की ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण उसको 31 सीटें प्रदान की गई। कितने? 31। जबकि क्षेत्रफल में वो राजस्थान से छोटा है, परंतु जनसंख्या में सबसे बड़ा है, तो इसलिए उसको 31 दिए। जबकि सिक्किम जो ये है, सिक्किम है, इसकी जनसंख्या कम है। कम होने के कारण वहाँ पे क्या है, केवल 1 ही सीट प्रदान की गई। कितनी? 1 सीट ही प्रदान की गई है। किसको? राज्यसभा के अंदर केवल 1 सीट का ही प्रतिनिधित्व मिलता है। किसको? सिक्किम को। क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम है, तो इसलिए कम प्रदान किया गया। तो संविधान निर्माता क्या चाहते थे कि सब राज्यों को बराबर तो मिल जाए, परंतु जनसंख्या के अनुपात, इस विसंगति को दूर करने के लिए, अमेरिका वाली जो विसंगति थी ना, उसको दूर करने के लिए हमने जनसंख्या के अनुपात में जो राज्यसभा के अंदर सीटों का निर्धारण है उसके अनुपात, जनसंख्या के अनुपात में रखा है।
तो संविधान निर्माता ऐसी विसंगति से बचना चाहते थे। यहाँ ज़्यादा जनसंख्या वालों को अधिक और कम जनसंख्या वालों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। हमारे भारत के अंदर ज़्यादा जनसंख्या वालों को राज्यसभा में ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, कम जनसंख्या वालों को कम प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 सीटें और सबसे कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्यसभा में केवल 1 सीट प्रदान की गई है। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल साधारण तौर पे कई बार अपन ने चर्चा की है तो 6 वर्ष का होता है, परंतु ये स्थायी सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को, क्योंकि ये कभी पूरा का पूरा भंग नहीं होता है, नहीं विघटित होता है। 6 वर्ष के लिए जो भी राज्यसभा का सदस्य चुन के आए 6 वर्ष काम करेगा, परंतु इसके अंदर हर 2 साल के ऊपर 1/3 सदस्य हटते जाएंगे। 1/3 जो सदस्य हट जाएंगे उनकी जगह जो 1/3 सदस्य नहीं आएंगे वो आगे 6 साल तक काम करेंगे। फिर इस प्रकार से ये रूटीन चलता रहता है, 1/3 हटेंगे हर 2 साल के ऊपर, तो जो पुराने जिनका 6 साल होता जाएगा वो हटते जाएंगे और उनकी जगह नहीं आते जाएंगे। तो इसलिए सदन कभी भंग नहीं होता है, कभी विघटित नहीं होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। उन्हें दोबारा से भी निर्वाचित किया जा सकता है। हमारे संविधान की राज्यसभा का सदस्य बना हुआ है और यदि 6 साल काम हो गया, उसका कार्यकाल पूरा हो गया, तो उसको दोबारा से भी राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य सभी सदस्य एक साथ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं होता है। मैंने अभी बताया 2 साल, हर 2 साल के ऊपर 1/3 हट जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना पूरा कार्यकाल कर लेते हैं और उनकी जगह 1/3 सदस्य नहीं आ जाते हैं, नई सीटों के लिए चुनाव हो जाता है। इस तरह राज्यसभा कभी पूरी तरह से भंग नहीं होती है और इसे जनता का, इसलिए इसको संसद का स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? राज्यसभा को। इस व्यवस्था का लाभ यह है कि देखो ये स्थायी सदन होने का कई बार बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। कई बार क्या होता है, लोकसभा का निश्चित कार्यकाल होता है, 5 साल से ज़्यादा काम नहीं करेगी। 5 साल से पहले कम भले ही कर ले कि उसका बहुमत नहीं है, विश्वास प्रस्ताव आ गया तो पहले ही भंग की जा सकती है लोकसभा को। 5 साल को निश्चित नहीं है, परंतु अधिकतम 5 साल ही काम करेगी। तो कई बार क्या होता है, लोकसभा भंग हो जाती है, चुनाव करवाने बाकी होते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर देश के लिए कोई विशेष बैठक बुलाने की आवश्यकता होती है तो राज्यसभा की बैठकें बुलाई जा सकती हैं और ज़रूरी जो मामले होते हैं, ज़रूरी समस्याओं को निपटाया जा सकता है। निर्वाचित सदस्यों के अलावा जैसे निर्वाचित सदस्य तो होते हैं राज्यसभा के अंदर, जो विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर के आते हैं। इसके साथ में 12 सदस्यों को भी मनोनीत करता है यहाँ का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को निर्वाचित करता है, मनोनीत करता है, निर्वाचित नहीं मनोनीत करता है। और बाकी के जो हमारे यहाँ पे राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 है, 250 में से 12 सदस्य तो आप निकाल दो, वो तो मनोनीत होकर के आते हैं। बच के 238 उनका क्या होता है, निर्वाचन होकर के आता है राज्य की विधानसभाओं से। तो इस प्रकार से देखो 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उन कौन से सदस्यों को मनोनीत किया करता है राष्ट्रपति? जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। ख्याति प्राप्त के अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे साहित्य है, कोई साहित्य के अंदर विशेष उपलब्धि हासिल किए हुए है या विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कला के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष जिसने उपलब्धि हासिल की है ना, उन 12 सदस्यों को, इन क्षेत्रों के अंदर कोई भी 12 सदस्य है ना, उन सदस्यों को मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से ये थी हमारी राज्यसभा। तो इसके अंदर राज्यसभा के अंदर इसका मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो कुल सदस्य संख्या कितनी है इसकी? 250 है भाई। और अब बात करते हैं इसका, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व सदन है। राज्यों का प्रतिनिधि सदन कहा जाता है इसको। यह स्थायी सदन है भाई, या इसको हम द्वितीय सदन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है राज्यसभा। द्वितीय सदन भी कहा जाता है इसको। और इसका निर्वाचन विधि क्या है भाई? इसकी अप्रत्यक्ष है।
अप्रत्यक्ष इसलिए हो गई, साधारण सी समझने की बात है। जनता तो इनको प्रत्यक्ष तौर पे चुनाव करती नहीं है। कौन करता है? जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि विधानसभाओं में पहुंचते हैं, जो विधायक होते हैं, वो इनका चुनाव करते हैं, तो इसलिए अप्रत्यक्ष हो गए। और इनका जो निर्वाचन कौन करता है? अप्रत्यक्ष होता है। और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित जो सदस्य इनका चुनाव करते हैं। कौन करते हैं? राज्य की विधानसभाओं से जो निर्वाचित जो विधायक होते हैं ना, वो इनका चुनाव करते हैं। अब इनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, देखो प्रतिनिधित्व दो तरीकों से होता है। दो तरीके हैं प्रतिनिधित्व करने के। इसके दो प्रतिनिधित्व तरीके कौन से हैं? एक तो समान प्रतिनिधित्व है और दूसरा है जो भारत के अंदर है, जनसंख्या के आधार पर। तो भारत के अंदर जनसंख्या के आधार पर अपनाया गया है, समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है अमेरिका में। अब इसके अंदर मैंने समझाने वाली बात समझा दी है। समान प्रतिनिधित्व, चाहे बड़ा राज्य है, चाहे छोटा राज्य है, चाहे जनसंख्या कम है ज़्यादा है, सबको बराबर सीटें दे देना, यह अमेरिका में पाया जाता है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व भारत के अंदर पाया जाता है। जिस राज्य की ज़्यादा जनसंख्या है उसको राज्यसभा की ज़्यादा सीटें प्रदान की जाएंगी। जिस राज्य की जनसंख्या कम है भारत के अंदर, उसको कम सीटें प्रदान की जाएंगी। जैसे उदाहरणतः जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, उत्तर प्रदेश, तो वहाँ से अकेले कोई 30 सीटें आती हैं। और जबकि सिक्किम, जो सिक्किम है, वहाँ से 1 सीट ही आती है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या कम है, यहाँ पे जनसंख्या सबसे बड़ा है। इस कारण से सिक्किम को 1 सीट है और उत्तर प्रदेश में शायद जनसंख्या होने के कारण 31 सीट है। जबकि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में है, परंतु वो जनसंख्या में नहीं है। क्षेत्रफल में होने के कारण क्षेत्रफल का कोई आधार नहीं रखा गया है, यहाँ पे जनसंख्या का आधार रखा गया है। ये हो गया इनका प्रतिनिधित्व के दो तरीके, समान प्रतिनिधित्व और जनसंख्या के आधार पे। हमारे यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व को अपनाया गया है। फिर आता है हमारे, देखो जो चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य के लिए निर्वाचित, चौथी अनुसूची के अंदर, इसी के अंदर आ जाएगा। चौथी अनुसूची के अंदर, चौथी अनुसूची में क्या किया गया है? चौथी अनुसूची के अंदर प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या, प्रत्येक चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले, प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है कि कौन से राज्य से कितने सदस्य निर्वाचित होकर के आएंगे। यह हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में इस बात की व्यवस्था की गई है राज्यसभा के लिए। और अब आता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अब कार्यकाल की अपन चर्चा करें तो इनके कार्यकाल के अंदर, कार्यकाल इनके सदस्यों का कितना होता है? 6 वर्ष होता है इनके सदस्यों का कार्यकाल। कितना होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल? 6 वर्ष का। और इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है। किसको? राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें से हर प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्यों का
कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तथा इनकी जगह 1/3 नए सदस्यों का, इनकी जगह 1/3 नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो इस प्रकार से केवल 1/3 हटते हैं और वो 1/3 दोबारा आ जाते हैं दूसरे। तो इस प्रकार से पूरे सदस्य कभी हटते नहीं है। इस कारण से इसको स्थायी सदन और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हर 2 साल बाद में 1/3 जो अब की बार 1/3 सदस्य गए हैं, वो जब उनकी 6 साल हो जाएंगे, उस आगे वाले 2 साल में उससे आगे वाले जो 1/3 वो हटेंगे, नहीं कि ये हटेंगे। ये तो तीसरे राउंड में आएंगे जब इनका 6 साल का कार्यकाल हो जाएगा तब जाकर के, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। और ये स्थायी सदन हो गया। और देखो ये इसका लाभ एक, लोकसभा भंग हो जाती है बीच में, ये कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा क्या है, कभी भंग नहीं होती है ये। तो भंग न होने के कारण कई बार क्या होता है कि कई मामलों को निपटाने की आवश्यकता पड़ जाती है। लोकसभा के चुनाव, लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा के चुनाव घोषित हो जाते हैं, लोकसभा के चुनाव नहीं होते, बीच में कोई व्यवधान आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई निर्णय लेना है या कोई मामले को निपटाना है, कोई समस्या आ गई, तो ऐसी स्थिति के अंदर यह स्थायी सदन होने के परिणाम स्वरूप राज्यसभा के द्वारा उन कार्यों को संपादित या उन समस्याओं का निराकरण किया जाता है। और साथ ही साथ में देखिए इसमें निर्वाचित सदस्यों, ये तो है निर्वाचित। इसके अलावा देखो राज्यसभा में 12 सदस्य, कितने, 12 सदस्य, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य भाई, 12। तो इसमें से 12 घटा दो, कहने का मतलब -12 कर दोगे तो 238 सदस्यों का ही निर्वाचन होता है। 12 सदस्य तो क्या होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 250 में से 12 निकाल दो, 238 निर्वाचित होकर के आते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और वो कौन से सदस्यों को मनोनीत करेगा, जो ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिन्होंने कला के अंदर, साहित्य के अंदर, विज्ञान के अंदर, समाज सेवा के अंदर विशेष कुछ उपलब्धि हासिल की है। उन 12 सदस्यों को क्या करेगा, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इस प्रकार से ये भारत की जो राज्यसभा थी, इसके कार्यकाल के बारे में, इसके अंदर कितने सदस्य संख्या है, ये स्थायी सदन, इन सब के बारे में अपन ने चर्चा की। और कल अपन जो चर्चा करेंगे, जो इसका दूसरा सदन है लोकसभा के बारे में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।